Hello everyone, good afternoon to all of you. I hope you all are fine. Welcome back to Amazing Online Platform, and today we will discuss about the chapter Chemical Reaction and Equation. ये एक चैप्टर जो हमारा पेंडिंग था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि मैं आज अपडेट करवा दूंगी और देख लेते हैं। एक बार स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, यहीं से शुरू कर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। केमिकल अगर रिएक्शन की बात करें तो केमिकल reaction is a process in which reactant change into product। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो सर्टेन कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और केमिकल अगर इक्वेशन की बात करें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहा जाता है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन्हें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ reactant and product in the chemical reaction is called chemical equation। समझ में आया क्या डिफरेंस होता है। अब वन बाय वन करके इन्हें रिएक्शंस को देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं रिएक्शन को शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बता देती हूं। ये भी हमारा एक टॉपिक में डला हुआ है। फिजिकल चेंज हमारे वो चेंज होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती। अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज, कौन से चेंज, जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आपने एक पेपर को फोल्ड कर दिया और पेपर को फोल्ड करने के बाद वापिस से आपने उसको रिवर्स भी कर दिया, ये क्या है, कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकली रिएक्शन नहीं हुई। जब भी केमिकल रिएक्शन होके एक नया प्रोडक्ट बन जाए नई प्रॉपर्टी के साथ, ध्यान रखिएगा केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है आपको कैसे पता चलेगा। केमिकल रिएक्शन अगर अकर होगी ना तो वहां पे नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं बर्निंग कहूं, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो यहां पे क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो थ्रेड होगी वो भी क्या होगा, बर्न करेगा। बर्न करेगा मतलब केमिकली चेंज होगा, और केमिकली चेंज होगा तो आप क्या बोलोगे, ये कैसी रिएक्शन, कैसा चेंज आएगा, केमिकल चेंज आएगा। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको यही डिफरेंस देखना है। जैसे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया, अब देखो कर्ड की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, अलग होगी, मिल्क की क्या होगी, अलग होगी, प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, तो कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ। हर जो भी आपको एग्जांपल दिए हुए हों इनके एग्जांपल्स को बड़े ही ध्यान से देख लेना। अगर किसी को किसी भी तरह का फिर भी डाउट रह जाए तो आप पूछ लेना, आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। फिजिकली चेंज रिवर्सिबल होंगे, लेकिन केमिकल जो चेंज होंगे वो रिवर्सिबल नहीं होते, वो इरिवर्सिबल होंगे, नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे। और फिजिकल चेंज अगर आप देखोगे तो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अभी आपको बताया मैंने, एक प्रोसेस जहां पे जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं,
जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटालिस्ट या सर्टेन कंडीशन, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को आप केमिकल रिएक्शन कहेंगे। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट को प्लस साइन से आप डिनोट करते हो। बीच में अगर आप, जैसे मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू CO2, तो यहाँ पे जो है ना ये सब क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। और यहाँ पे जो है हमारा राइट हैंड साइड, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे रिटर्न किया जाएगा, राइट हैंड साइड, और इनके बीच में कैसा साइन होगा, प्लस साइन होगा, ठीक है। और जो एरो होगा इनके बीच में प्रोडक्ट से हो या रिएक्टेंट के बीच में जो होगा उनसे किससे डिफरेंशिएट किया जाएगा, बाय द एरो, ठीक है। ये तीसरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, आप एक केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हुई है। किसी भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, मतलब केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन के अंदर हुई है कि नहीं हुई है, क्या क्या केस हो सकते हैं। आप हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए। देखो जैसे मैंने कहा कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना ये किस फॉर्म में आया, गैस फॉर्म में। यहाँ पे सॉलिड में था, यहाँ पे गैस में, स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई ना। चेंज इन कलर, हो सकता है कि कलर जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या बन जाएगा, जिंक का सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये भी क्या है, मतलब केमिकल चेंज हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे अगर जब आप इस एसिड के साथ इस मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे हीट भी क्या होगी, रिलीज होगी। या मैं कहूँ जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या आएगा, चेंज आएगा ना। और जहाँ पे एनर्जी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर और डिकम्पोजिशन में एक्सोथर्मिक चेंज देखने को मिलेगा, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो टेम्परेचर बढ़े या घटे, कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो भी हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो आप किस किस चीज में कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है वो हुई है। तो आप कहोगे उसकी स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड गैस, ये कलर चेंज हो जाए, जैसे कि आप प्रेसिपिटेट वगैरह बनाते हो, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड, येलो कलर के पीपीटी, जो पीपीटी की फॉर्म जो होते हैं ये हमारा इसके अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस वगैरह और टेम्परेचर का चेंज। दूसरे में जो बात ध्यान रखनी है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप क्या समझते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है जो मास होता है वो मैटर जो है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड देखो या फिर प्रोडक्ट साइड की देखो, जो मैटर होगा वो ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। जो रिएक्टेंट साइड जो होंगे जितना भी मास होगा उतना ही मास टोटल दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट साइड। जैसे अब यही हमारे जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन चेंज इनटू CO2। यहाँ देखो कितना एटॉमिक मास 12, और यहाँ पे 16 इंटू 2 32। यहाँ देखो अब 12 प्लस 16 इंटू 2 मतलब 32, ये कितना आ गया 44। और यहाँ पे भी अगर 12 प्लस 32 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 44। तो इधर भी मास सेम है उतना है, इधर भी मास सेम है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंटोनियो लेवेसियर जो थे उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या किया था बच्चे, इंट्रोड्यूस किया था। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने अभी तक यही बताया है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हुई है या नहीं हुई है, ये हमें कैसे पता लगेगा, ये चीजें आपको देखनी है। और इन्हीं के भी यहाँ पे आप फिजिकल और केमिकल चेंज क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए राइटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन या मैं कहूँ एक केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसी केमिकल रिएक्शन को, किस फॉर्म में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर आप इन सभी को इनके सिंबल की फॉर्म, जैसे मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO, ये क्या है, ये है मेरी केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 3 क्या ले लिया हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए, भाई हाइड्रोजन की फॉर्म में डायटोमिक फॉर्म में पाई जाएगी, और 2 ले लिए नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा NH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3 बाय द प्रोसेस ऑफ हैबर प्रोसेस के द्वारा जो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप बैलेंसिंग से क्या समझते हो, मतलब देखो जो चीज यहाँ पे हो उतनी ही चीज यहाँ पे हो, तो वो क्या है बैलेंस फॉर्म में। एक जगह भी अगर थोड़ी सी चीज ज्यादा होगी तो ये जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मतलब जितना मास यहाँ हो उतना ही मास यहाँ पे रखेंगे तो ही तो बैलेंसिंग होगी, ठीक है। तो जितने आपको एटम यहाँ पे रखने हैं उतने ही एटम कहाँ होने चाहिए, इधर होने चाहिए। अगर आप उन्हें इक्वल रख लेते हो इसका मतलब आपने रिएक्शन को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। देखो, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है भाई, कोई भी रिएक्शन लिख लो और फिर ड्रॉ कर लो बॉक्स, या वैसे भी आप कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका किस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। फिर आप नंबर ऑफ एटम लिख लीजिए दोनों तरफ की भी, कौन कौन से हैं जो कि बैलेंस नहीं है। फिर बैलेंसिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, उन कंपाउंड्स दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, आप उन्हें क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए बैलेंस करना। इट मे बी रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट साइड हो। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, आप सबसे पहले उसे बैलेंस करिए जिसका जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। जैसे कि अनबैलेंस्ड एटम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखो आपको बैलेंस इक्वेशन बनानी है। केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट भी बताया गया, प्रोडक्ट मेंशन अलोंग देयर केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे देखो आप ये क्या बता रही है, स्टेट भी बता रही है, भाई गैसेस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हो, नोट डाउन, नोटेशन इनकी जो होगी गैसेस के लिए ये होगी, लिक्विड के लिए होगी, एक्वस के लिए और सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और वर्ड एक्वस के लिए ये रिटर्न किया जाता है। देखो हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल, 4, ऑक्सीजन में कितने एटम है, 2। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 है ऑक्सीजन, और यहाँ देखो 2 × 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यही था, मतलब रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की रिएक्शंस हमारे यहाँ पे हैं, वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है 5 टाइप्स जो रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होने जो जिनमें कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन जिसके अंदर ब्रेक होते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एक रिप्लेस हो जाए दूसरे एटम के द्वारा। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर 2 एटम्स का रिप्लेसमेंट हो। रिडॉक्स रिएक्शंस जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हों, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल देखिए ऑल रिएक्शंस का। देखो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई कंबाइन हुआ ना, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिमिलरली अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन के अंदर देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है वो डिकम्पोज होके H2O+ में O2 बना रहा है। ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, ये ब्रेक हुआ है। अब यहाँ देखिए जिंक को रिएक्ट करवा दिया कॉपर क्लोराइड के साथ, तो आप देखो जिंक क्लोराइड प्लस जो कॉपर की मेटल है वो बाहर निकल गई। यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। एक मेटल जो है वो दूसरे से क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। किस बेस पे रिप्लेस करती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे। रिएक्टिविटी सीरीज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिंक जो है कॉपर की जगह ले रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर पा रहा है। सिमिलरली पोटाशियम आयोडाइड देखिए, यहाँ पे Pb लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस ले लिया, यहाँ पे बनेगा PbI + KNO3। तो आप देखो यहाँ पे ये येलो कलर का PPT बनता है। ये भी क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये इधर डिस्प्लेस हो गया और ये इधर डिस्प्लेस हो गया। तो इस रिएक्शन, ये किसका एग्जांपल, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखो
CH4 मीथेन को ऑक्सीडाइज करवा दिया, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और वाटर। तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड, या मैं कहूँ हाइड्रोजन का रिमूवल, और यहाँ हाइड्रोजन ऐड, ये क्या हुआ, रिडक्शन। और ये क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जिनके अंदर रिएक्टेंट कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिनमें डिकम्पोज होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ब्रेक हो जाएगा CaO प्लस में CO2, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल दूसरे के द्वारा डिस्प्लेस हो। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो मेटल, दो एटम जो हैं वो आपस में क्या करें, रिप्लेस करें। और रिडॉक्स में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। ठीक है, बात समझ में आई। ये थी हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक एक करके हम देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। देखो, दो रिएक्टेंट हैं, कंबाइन किए प्रोडक्ट बना दिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, स्लैग्ड लाइम। ये क्या है, लाइम। ये किसका फॉर्मूला है, स्लैग्ड लाइम। लाइम वाटर भी बोलते हैं इसे। जब लाइम के साथ, लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो स्लैग लाइम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और स्लैग लाइम की फॉर्मेशन कर देता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये कैसी रिएक्शन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यहाँ पे रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है फर्दर रिएक्ट करेगा स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। आप फर्दर दोबारा से अगर इसमें CO2 गैस पास करवा देते हो तो स्लोली वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बना देता है ऑन द वॉल, जिसकी वजह से जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, चमकती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होगा 2 to 3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग गिव ए शाइनी फिनिश, मतलब चमक प्रोड्यूस करेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर भाई, बात समझ में आई। जिन रिएक्शंस के अंदर हीट रिलीज होती है विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट उन्हें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर आप गैस को बर्न वगैरह करते हो तो वहाँ पे हीट रिलीज होगी। डिकम्पोजिशन, अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन ऑफ, अगर आप किसी चीज़ को डिकम्पोज करोगे ना बच्चे तो आपको हीट देनी पड़ती है। यहाँ पे ये उल्टा होता है, यहाँ इसे एक्सेप्शन मान लो भले ही। डिकम्पोज करोगे आप किसी चीज़ को, तोड़ोगे तो वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में कन्वर्ट होना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। ये थोड़ा अपोजिट आप जरूर याद रख लेना इस एग्जाम्पल को। फर्दर बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान क्या होगा, फूड जो है वो ब्रोकन होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और जो ये ग्लूकोज है ये कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ इन द सेल, और क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक बोलते हैं। इन रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ आपका सुक्रोज का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, वही इस तरीके से कंबाइन होके देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन होके वाटर को रिमूव आउट कर देते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सुक्रोज की। फर्दर जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना, ब्रेक होना। जब प्रोडक्ट ब्रेक हो जाए, कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट, द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिकम्पोजिशन। जैसे आपने ले लिया FeSO4 आयरन सल्फेट, आपने इसको हीट कर दिया, आयरन का ऑक्साइड, लगातार आप ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे, क्या बनेगा, Fe2O3। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड दो गैस हैं, वो
रिलीज हो जाती हैं। इन दिस रिएक्शन यू मे ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, है ना। डिकम्पोजिशन एक्शन में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4 7H2O, जैसे ही आप इसे हीट कर देते हो, ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स से हीट के दौरान क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, और फर्दर जो कलर होता है क्रिस्टल का वो क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। अगर आप डिकम्पोज करते हो फेरिक ऑक्साइड को, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है Fe2O3, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जो ये हैं ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, गैसेस के फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे CaCO3 को जब आप ब्रेक करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह के अंदर यूज की जाती हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे लाइम बोलते हैं, उसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, जो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर यूज की बात करें तो सीमेंट में यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल। अगर हीट की प्रेजेंस में अगर आप हीट दे रहे हो किसी रिएक्शन को, किसी चीज को, किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, ऐसे रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। इतनी सी बात भी हमें ध्यान रखनी है। हर रिएक्शन एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे, कौन किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, कब आपको होगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो वो केमिकल चेंज होगा, अगर नहीं हुई है तो वो फिजिकल चेंज होगा। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपको क्या लेना है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस होंगे। देखो ये एक एक्टिविटी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। आपने एक प्लास्टिक का मग ले लेना है, ड्रिल टू होल बना देने हैं एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल। रबर का स्टॉपर आप इसके अंदर क्या कर दोगे, ये देख पा रहे हो आप, फिट कर दोगे, ठीक है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट की बैटरी से आप इसे क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, जो कि यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी से। इधर वाली जो है उसे एनोड बोला गया, इधर जो है उसे कैथोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो फिल कर दो मग के अंदर वाटर सच दैट द जो इलेक्ट्रोड है और उसके अंदर क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रोड को इमर्ज्ड कर दीजिए। फ्यू ड्रॉप आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, अब इसमें एसिड डाल दीजिए। जैसे ही आप एसिड डालोगे यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आप देख रहे सकते हो ग्रेफाइट रोड। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब। आपने करंट पास करवा दिया है और फिर आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर। दीज बबल्स डिस्प्लेस, और ये जो बबल्स बनेंगे ये वाटर को डिस्प्लेस करेंगे इन द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन जो होगी वो एट द एनोड, एंड ऑक्सीजन इज डबल ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मतलब ऑक्सीजन जो होगी वो हाइड्रोजन के अगर वॉल्यूम की बात करें तो 2:1 में यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी लगाई, करंट पास करवाया, या डिकम्पोज हो जाएगा एसिड के अंदर जब आप डालोगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, यहाँ पे गैस के बबल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। आपको याद क्या रखना है कि कैथोड पे जो गैस के बबल आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे हाइड्रोजन के, और एनोड पे जो कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे जो बबल्स आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर आपसे रेशियो पूछ ले तो 2:1। यही लाइन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। फर्दर देखिए फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर के प्रेजेंस में डिकम्पोज करना। आपने ले लिया
हेलोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज, अगर आप हेलोजन के कंपाउंड्स जो होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि AgCl। ये क्या है, प्रेसिपिटेट, AgCl वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है भाई। जब आप इसे पे सनलाइट से यूवी रेज डालोगे तो आप क्या देखोगे कि ये ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। सिमिलरली फोटोलाइटिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट, फोटोग्राफी में भी इसको यूज किया जाता है और AgBr इसमें यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशंस रिक्वायर, जो रिएक्शंस होती हैं रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यही तो कहा मैंने आपको, डिकम्पोज जब होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे वो आप किसी फॉर्म में दो, या तो हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ताकि जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन वेजिटेबल्स वगैरह का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है और कंपोस्ट में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, वो ये अपोजिट है, जो ध्यान रखना है। रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, ये आपको बता चुके हैं। एंडो मतलब अंदर, अंदर लेके जाना, एनर्जी को अंदर ले रहे हैं, मतलब कैसे रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आप देखिए, व्हेन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है अदर को, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो उसको रिप्लेस कर देगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उससे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक, जिंक जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर देगा सल्फर को, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी लेस है, तो जिंक जो होगा यहाँ पे यहाँ सल्फर के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देगा बच्चे, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आप रिएक्टिविटी सीरीज जरूर देख लेना, वहीं से ये क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप, एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने एक आयरन नेल छोड़ दी है, लीव द 1 वीक वाइल रिएक्शंस टेक प्लेस, ब्लू कॉपर सल्फेट आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है इसके अंदर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू, इसका मतलब इसके अंदर क्या लिया हुआ है, ब्लू विट्रोल लिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। आपने आयरन नेल डाल दी, क्या किया, जो जैसे ही आयरन नेल डाली, ये आयरन जो है रिप्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे ही रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे ग्रीन आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब FeSO4, और जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ग्रीन, मतलब ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। ये भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट के, जो किस बेस पे आपसे बोल देगा इनमें से कौन सी सही नहीं है। जिसकी अगर रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिविटी एलिमेंट, अगर एटम आपको दिखाई दे रहा है, मेटल दिखाई दे रही है तो डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे तो ये रिएक्टिव ज़्यादा है, तो ही आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हुई है। तो देखो, जिंक का जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। एल्यूमिनियम की कॉपर के साथ रिएक्ट करवाए तो एल्यूमिनियम का सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आप आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आयरन का सल्फेट और कॉपर, अगर लेड को आप कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बनाएगा, PbCl2 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। अगर आप कैल्शियम डाइब्रोमाइड CaBr2 को अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बनाएगा, AgBr और कैल्शियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखोगे आप, एक्सचेंज करोगे आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो सोल्यूबल नहीं होते, नॉट सोल्यूबल, या कहूँ मैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच नॉट सोल्यूबल इन द वाटर इज कॉल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। और ये फॉर्म होंगे इन प्रेसिपिटेट, यानी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी वजह से इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को और क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा तो इसलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आप देखो, सिल्वर नाइट्रेट आपने ले लिया और आपने इसको रिएक्ट करवाया NaCl के साथ। जब आप AgNO3 को रिएक्ट करवाते हो NaCl के साथ, यहाँ पे AgCl जो होगा सिल्वर क्लोराइड व्हाइट
कलर का क्या बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो बहुत सारे, जैसे AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया आपने, इसको आयनाइज करवा दिया, और पोटाशियम क्रोमेट ले लिया, और दोनों को जब आपने मिक्स कर दिया तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके सिल्वर क्रोमेट बना लेगा, और जो कि क्या होगा, इनसोल्युबल होगा, इसकी क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। वे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहे हैं तो बोलेंगे रिड्यूस। ठीक है, अगर रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और अदर गेट रिड्यूस्ड, दोनों ही, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है अदर दूसरा रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगर सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन के लिए डेफिनेशन सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी रिडक्शन के लिए सही है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या मैं कहूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस में आते हैं हमारे रिडक्शन के अंदर। देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, रिडक्शन हो गया तो ये एक्सेप्ट करेगा। ये यहाँ से डोनर अगर डोनेट कर रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है ना तो ऑक्सीडेशन है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या बोलोगे, रिडक्शन। जैसे अगर मैं कहूँ सोडियम है वो कन्वर्ट हो गया Na++ में इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कहा क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन के Cl-, तो ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, ये कह रही हूँ मैं। एग्जाम्पल्स आप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आया भी हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, पूछ लेता है इनमें से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, देखो जो दूसरों का रिडक्शन कराए और खुद का ऑक्सीडेशन कराए, दूसरों का रिडक्शन कराएगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन कराए उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। आपसे ये भी पूछ सकता है। तो देखो सोडियम क्लोरीन के साथ ऐड करके यहाँ पे क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दोनों हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो क्या है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। ये लॉस करवा रहा है ना, लॉस का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरों का रिड्यूसिंग, दूसरों का रिडक्शन, खुद ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बता देना जो भी जैसे भी पूछे। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर आप सोडियम की सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रही हैं। और भी एग्जांपल्स जैसे कि हम बात करेंगे CH4, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन हो रहा है ना, और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है, यहाँ देखो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हुई है तो क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये यहाँ ऑक्सीडेशन हुई तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाएगा, CO2 की फॉर्मेशन करवा रहा है, कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे जो कार्बन है, कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में जो मेटल होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो कार्बन की 0 है, यहाँ से 0 से किस में गया, +4 में, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से कि -2 में क्या हुआ, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दो, Me3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, मीथेन को ऑक्सीडाइज करवा दो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल जाएगा। ये थे हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल।
कोरोजन और रेंसिडिटी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, जो कि आपको मिल गया होगा। ये था हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमने रिएक्शंस के टाइप वगैरह पढ़ने थे, बैलेंसिंग पढ़नी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।